रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि शोध अभिवृद्धि या अनुसंधान रिसर्च की जाती है उसके ऊपर है। सेकंड टॉपिक हमारा यूनिट अनुसंधान। रिसर्च का जो है री यानी बार बार और सर्च यानी खोजना। अनुसंधान के लिए हिंदी भाषा में प्रयुक्त अन्य शब्द यानी कि जो अनुसंधान है या रिसर्च है उसके उसे क्या क्या बोलते हैं? अन्वेषण, अनुशीलन, परिशीलन, मीमांसा, गवेषणा, शोध, खोज एवं रिसर्च। अगर इनमें से कोई भी शब्द आपके क्वेश्चन में लिखा है तो आप इसको रिसर्च ही समझना। इसके बाद आते हैं हम पीवी यंग ने जो परिभाषा दी है उस पर। अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों को खोजने अथवा पुराने तथ्यों की विषय वस्तु, उनकी क्रमबद्धता, अंतः संबंध, कार्य कारण, व्याख्या और उनके निहित नैसर्गिक नियमों के पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है। यानी कि जो नवीन तथ्य है उनको खोजने और पुराने तथ्यों की जो विषय वस्तु है उनको क्रमबद्ध यानी स्टेप बाय स्टेप लगाने के अंतर संबंध का जो कारण है या व्याख्या है कि उसका क्या सॉल्यूशन था उसके बारे में व्याख्या करते हैं, उसमें निहित होती है या उसका पुष्टिकरण किया जाता है कि ये कार्य किया गया है। पीवी यंग द्वारा जो कही गई परिभाषा है उसकी। और अगली परिभाषा जो है जेम्स ड्रेवर द्वारा दी गई है, जिसमें किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्य हेतु की जाने वाली क्रमबद्धता खोजी अनुसंधान कहलाती है। जैसे कि किसी भी क्षेत्र के लिए हमें ज्ञान चाहिए और निष्ठता सत्य की खोज चाहिए, उसके लिए हमें क्रमबद्धता यानी स्टेप बाय स्टेप ही खोज करनी पड़ती है, यानी रिसर्च की करनी पड़ती है। अगर हम किसी चीज़ को खोजेंगे तो फिर कि क्या कारण है उसका, क्यों हुई, जैसा कि कोई घटना है तो एक्सीडेंट हुआ, कैसे क्यों हुई, क्या गलतियाँ थी उसमें, क्या कारण रहा, उसके बाद क्या रिजल्ट हुआ, स्पष्टीकरण हुआ, इन सब को जोड़ के बनता है। अगला आता है अनुसंधान। अनुसंधान की विशेषताएं, जिसमें वस्तुनिष्ठता को पहले ले लेते हैं हम। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि जो वस्तुनिष्ठता होती है वो फर्स्ट आती है। टू यानी कि पूर्वाग्रह किसी भी चीज़ का होता है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं किसी समस्या के ऊपर तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका पहले का जो पूर्वाग्रह का जो ज्ञान है या फिर उसके ऊपर जो सोच है उसके अकॉर्डिंग आप बना दें। नहीं, वैसा नहीं करना है। विश्वसनीयता होनी चाहिए इसकी और निश्चयात्मकता होनी चाहिए, यानी डेफिनेशन होनी चाहिए। वैधता रहती है इसकी, वैलिडिटी। शुद्धता होनी चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि कोई आंकड़े आपने इकट्ठे किए, 20% आपने आंकड़े रिसर्च में इकट्ठे किए और 80% आपने अपने मनगढ़ंत जो भी कहानी है मन के अंदर बनाई हुई उसको लिख दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सामान्यकरण होना चाहिए, ठीक है। हर सूचना की ये घटना कैसे हुई है, कारण क्या था, स्पष्ट हो, पुष्टिकरण हो, हर चीज़ हो, तो इसको स्पष्ट सामान्यकरण कहा जाता है सामान्य तौर पे, ताकि इन सारी घटनाओं को इस तरह लिखा जाना चाहिए ताकि जो सामान्य इंसान है, आम लोग जो हैं, उसे सरल भाषा में होना चाहिए, जैसे आम लोग भी समझ सके, पढ़ के समझ सके, ना कि कठिन भाषा में लिख दिया है आपने बहुत ज़्यादा। अनुसंधान की जो है वो चक्रीय है, यानी कि जो अनुसंधान है वो रिसर्च जो वो चक्रीय होनी चाहिए। जैसे कि हम किसी समस्या को लेते हैं या फिर रिसर्च करने के लिए कोई समस्या ले जाते हैं, उसके समाधान के लिए क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत जो करते हैं उसका जो अंतिम समाधान होता है उस तक जो वो घूम के आती है, जो जो उसके चरण पड़ते हैं, तो वो जो है वो चक्रीय होती है। साथ ही साथ तार्किक भी होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए। ये नहीं मतलब ऐसे कुछ भी कर दिया, नहीं। तर्क और तथ्यों के आधार पर ही रिसर्च को वैल्यू दी जाती है और जब भी वो एक रिसर्च का अच्छी घटना का समस्या का समाधान बनती है और वो रिसर्च जब ही कामयाब होती है। अगले टॉपिक पे आते हैं हम, परिकल्पना। परि यानी होता है चारों ओर, जैसे पर्यावरण होता है चारों ओर, वैसे ही परि होता है चारों ओर। और कल्पना यानी आपको पता ही है चिंतन करना होता है। तो परिकल्पना क्या कहा गया है इसमें, परिकल्पना की जो परिभाषा है वो देख लेते हैं। समस्या से संबंधित जो समस्त संभावित जो है समाधानों पर विचार करना है, यानी जो समस्या से संबंधित है उससे जो भी करेक्ट करती हैं, जो समस्या होती है उससे जो संबंधित संभावित जो समाधान होता है उस पर विचार करना। और इसी तरह जब हम समस्या के चयन के पश्चात
कि समस्या के चयन के पश्चात क्या करना होता है, परिकल्पना की जाती है। अनुसंधान का ये महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। परिकल्पना की विशेषताएं देखते हैं हम। निगमात्मक चिंतन पर आधारित होती है, शाब्दिक स्पष्टता पर आधारित होती है, नियम तथ्य से मुक्त होती है, कोई नियम तथ्य नहीं होता इसमें, और इसके साथ ही साथ प्राकृतिक नियमों के अनुरूप। अगला है मिथ्य भी हो, ठीक है, मिथ्य भी हो यानी मिथ के साथ साथ हो, तथ्य और उन सब के साथ हो, और इसके साथ में मिथ भी इसमें जुड़ा हो। परिकल्पना की ये विशेषताएं हैं। परिकल्पना के प्रकार पढ़ते हैं अब हम। शोध परिकल्पना। शोध क्या होता है, रिसर्च परिकल्पना करके यानी कि करके सीखने सिद्धांत पर आधारित होती है। नॉर्मल है, इसका वैसे ही पता चल रहा है कि 2 प्रकार की होती है, एक दिशा परिकल्पना और आदिशा। एक दिशा जो होती है, जैसे 2 बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं, राम और श्याम, तो अंदाजे से बोलते हैं राम श्याम से बड़ा है, तो इसे आदिशा परिकल्पना बोलेंगे। लेकिन अगर उसको नाप के देखें कि कौन सा बड़ा है, तो उसको दिशा परिकल्पना कहा जाएगा। इसी तरह शून्य परिकल्पना पे आते हैं हम। चारों के बीच कोई अंतर नहीं होता है, यानी कोई अंतर नहीं देखा जाएगा आपको इन लोगों के बीच में। साइंस vs आर्ट्स, मतलब ये साइंस और आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनको दोनों को कंपेयर किया जाएगा, तो दोनों में सेम ही जो माइंड है वो दोनों में सेम होता है, दोनों की बौद्धिक क्षमता जो होती है वो सेम होती है। इसका एग्जांपल है अनोवा परीक्षण, इसी से जुड़ा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है, आता है पेपर में कि इनोवा परीक्षण जो है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आंसर होगा शून्य परिकल्पना का, और ये एक परिकल्पना का प्रकार है। संख्या की परिकल्पना जो है यानी कि संख्या, ये जो है ये शून्य परिकल्पना से ही जुड़ा है। कोई ही संख्यात्मक रूप में अभिलिखित किया जाता है, मतलब संख्या में के रूप में बताया जाता है, जैसे कि राम और श्याम इतने साल के हैं, तो या फिर इतने मार्क्स हैं, तो फिर 0 मार्क्स को ले देंगे संख्याओं में। इस प्रकार से इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। इसके बाद आता है रिसर्च के 2 टाइप, गुणात्मक अनुसंधान और मात्रात्मक अनुसंधान। इन दोनों में से ये बताना कि कौन सा ज़्यादा उपयोगी होता है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, और वर्तमान में कौन सा यूज़ होता है। व्यक्तिगत अनुभवों एवं विश्लेषण पर आधारित होता है, व्यक्तिगत जो अनुभव होते हैं उन पर और विश्लेषण पर आधारित होता है ये। निष्कर्ष में भाव एवं पत्र को स्थान दिया जाता है। भाव और पक्ष जो होते हैं निष्कर्ष में, उनको ही इसमें दिया जाता है। गुणात्मक में जो है निष्कर्ष जो ले देते हैं हम, उसमें भाव और पक्ष को ही वो किया जाता है मेनली। गुणात्मक का 3rd पॉइंट है गहन अध्ययन, साक्षात्कार तथा दस्तावेजों की समीक्षा पर आधारित होता है। तो इससे क्वेश्चन आता है कि ये किस पे आधारित होता है। गुणात्मक जो होता है अनुसंधान हमारा, वो गहरे अध्ययन पे, गहन अध्ययन, साक्षात्कार और दस्तावेज की जो समीक्षा है उस पे आधारित होता है। मात्रात्मक का देख लेते हैं हम जब तक। पहला जो है आंकड़ों अथवा पक्षों पर आधारित होता है, ठीक है। उसके बाद अगला है ये अनुशासन के किसी प्रकार, अनुसंधान के किसी प्रकार पक्षपात अभाव से रहित होता है, ये पक्षपात नहीं करता है। मात्रात्मक जो है वो अनुसंधान निगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है। संचरित साक्षात्कार अवलोकन रिपोर्ट पर आधारित होता है, मतलब रिपोर्ट पर आधारित होता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी बना दी कहानी और लिख दी, ऐसा नहीं है, रिपोर्ट के आधार पर होगा। इसमें आंकड़ों को संख्या में लिखा जाता है। और जबकि जो गुणात्मक है उसमें चित्रों के द्वारा, ग्राफ के द्वारा, जैसे कि कितना बढ़ गया है, ऊपर नीचे जो हम करते हैं उस हिसाब से बताया जाता है, ये बढ़ गया है, कम हो गया है, वैसे ही। लेकिन इसमें संख्या मात्रात्मक जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, इसमें आंकड़ों को शब्दों या चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि सबसे बड़ा है फिर उसके नीचे, इस प्रकार से। और इसमें जो है मात्रात्मक में आंकड़ों को संख्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें छोटे आकार के नमूनों को ही प्रयोग में किया जाता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई व्याख्याता नहीं होती है। तो इसमें जो मेनली ज़्यादा प्रभावशाली होता है वो मात्रात्मक अनुसंधान होता है। वर्तमान में मात्रात्मक का ही यूज़ किया जाता है और इसको ही अच्छा माना जाता है। ये अगर एग्ज़ाम में आए तो लिख लेना, और इसके मेन पॉइंट यही होंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा
वो ऑनलाइन होगा और आप सोच समझ कर जवाब देना इसी प्रकार। अगला है, इसमें छोटे आकार के जो नमूने होते हैं उनका ही प्रयोग किया जाता है गुणात्मक अनुसंधान में। और इसके बाद लास्ट जो है हमारा, इस अनुसंधान में वास्तविक स्थानगत और परिस्थितियों कोई पदार्थ आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। मतलब आंकड़े जो है इसके प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, परिस्थितियों के प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। और जबकि इसमें मात्रात्मक में जो होता है उसमें भी आंकड़ों का होता है, लेकिन उसमें आंकड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में मात्रात्मक अनुसंधान का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आज के टाइम में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और मात्रात्मक में आंकड़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता आंकड़ों का, किस में नहीं दिया जाता, तो उसका आंसर गुणात्मक हो जाएगा। इस प्रकार आपको सोच समझ के आंसर देने हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट पे तर्क के आधार पर। ठीक है, अनुसंधान के प्रकार यानी थॉट्स के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, प्रक्रिया का आधार और परिणाम का आधार। प्रक्रिया के आधार में मात्रात्मक आता है और गुणात्मक आता है। इसके की पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट्स में बनाए थे वो लिखे हुए हैं। यह आदेशात्मक होता है, आंकड़ों पर निर्धारित होता है, सर्वेक्षण किया जाता है, इसमें अभिलेख का यूज़ होता है, रिपोर्ट समीक्षा का यूज़ होता है और संरक्षित का साक्षात्कार होता है। जबकि गुणात्मक जो है उसमें क्यों, कैसे हुआ, कब हुआ, इस सब पे ध्यान दिया जाता है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सब का ध्यान रखा जाता है और इस सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और मतलब उसके हिसाब से रिसर्च की जाती है। गुणों पर बल दिया जाता है, प्रत्यक्ष अवलोकन होता है कि मतलब प्रत्यक्ष सामने ही अवलोकन किया जाता है, व्यक्तिगत अध्ययन होता है इसमें। तो ये थोड़ा गुणात्मक का ये होता है, लेकिन मात्रात्मक आज के टाइम में यूज़ होता है। उसके बाद आते हैं उद्देश्यों के आधार, हमारा अगला तीसरा पॉइंट है, लेकिन हम परिणाम के आधार को देख लेते हैं। ये मौखिक अनुसंधान है, जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है, सिद्धांत का निर्माण होता है। जब हम करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उससे जो हमें परिणाम मिलता है उससे क्या होता है, उसमें ज्ञान की वृद्धि होती है और सिद्धांत का निर्माण होता है। मतलब अलग अलग थ्योरीज निकल कर आती हैं हमारी जब हम रिसर्च करते हैं। तो वहीं परिणाम के आधार का जो सेकंड है वो है व्यवहारिक अनुसंधान, यानी व्यवहार। जैसे कि समस्या का जब समाधान किया जाता है कि किसी घटना का, तो समस्या का जो समाधान है उसको व्यवहारिक रिसर्च मतलब व्यवहारिक तौर पे लिया जाता है। बाद आता है अनुसंधान का तीसरा प्रकार, उद्देश्यों के आधार पर जो रिसर्च है मतलब अनुसंधान है हमारे, वो 5 टाइप्स के होते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान, इसमें घटनात्तर होता है, मतलब घटना जहाँ होती है उस पर उत्तर दिया जाता है। ऐतिहासिक होता है जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। विश्लेषणात्मक होता है, यानी जिसपे कि विशेष वो की गई हो। उसके बाद सहसंबंध आता है, अनुसंधान जिसमें 2 पहलुओं के बीच का संबंध लिया जाता है। व्याख्यात्मक अनुसंधान है, जिसमें घटना या समस्या कैसे हुई है, क्यों हुई है, इन सब को खोजना होता है, इसमें व्याख्या की जाती है, इसलिए इसे व्याख्यान अनुसंधान कहा गया है। अगला आता है समावेशी अनुसंधान। इसमें जो है अनुशासन को लघु रूप होता है, मतलब अनुसंधान का जो है वो लघु रूप होता है, छोटा रूप इसे भी कहा जा सकता है कि रिसर्च का ये छोटा रूप होता है। समावेशी अनुसंधान, ये याद रखना, पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। अनुसंधान का उद्देश्य जो होता है वो पृष्ठभूमि, तथ्यों और समस्याओं को परिभाषित करना होता है। तो जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें क्यों और किस लिए रिसर्च की जाती है, उसका कोई उद्देश्य होता है, कोई पर्पस होता है, पृष्ठभूमि होती है, उसके तथ्य होते हैं, समस्याएं होती हैं। प्रायोगिक अनुसंधान कारक और प्रभाव के बीच के संबंध को दिखाता है, यानी कि जो कारक होता है उसके और प्रभाव के बीच के संबंध को दिखाता है प्रायोगिक अनुसंधान। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, ताकि ऐसे ही शॉर्ट नोट्स हम इस 10 दिन की सीरीज़ में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आ पाएँ और PYQ भी। थैंक यू सो मच। होने वाले प्रोफेसर्स को खुद पर भरोसा रखना होगा और कार्य में लगे रहना होगा।